इस प्रेमिसेस पर उसको कंडोन कर दिया गया। अगर आज कोई मिसाल के तौर पर उस इलेक्शन को चैलेंज करेगा, दो किस्म के लोग चैलेंज कर सकते हैं। एक वो है कि जो राइवल कैंडिडेट, तो राइवल कैंडिडेट को वो एक और सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने खुद भी तो बगैर एतराज के इसमें प्रोसेस को जो है उसमें शामिल हुए। और दूसरी बात है कि आसमा जिलानी के केस को फॉलो करते हुए इस चीज को कंडोन कर देंगे और इससे किसी को प्रेजुडिस काज नहीं हुआ। ये तो अच्छा सर, ये तो हो गया ना बाई इलेक्शंस का, लेकिन अगर फर्ज करें मेरी डिग्री जाली है और ये इलेक्शन, देखिए जहां तक डिग्री जाली की बात है तो इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन है करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से और उसकी 3 साल सजा भी इसमें है। शायद सेक्शन 18 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का या इसके करीब का एक प्रोविजन है। तो देखें मिसाल के तौर पर अगर आपने या मैंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है तो अगर मिसाल के तौर पर इस वक्त कमीशन जो है वो फौरी तौर पर अगर कार्रवाई नहीं भी करता तो जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं या पीनल ऑफेंस होते हैं उसमें कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई वो कार्रवाई करते हैं और कोई आदमी चैलेंज भी करता है तो मीनवाइल ये कमीशन बन जाएगा। और अगर नहीं भी बनेगा और मिसाल के इस पॉइंट पर अगर उसको रिलीफ मिल जाएगा तो रिलीफ ये नहीं मिलेगा कि आपने ऑफेंस ही कमिट नहीं किया या आपको प्रोसिक्यूट ही नहीं किया। फॉर द टाइम बीइंग आप समझे वो एक प्रोसीडिंग जो है शायद चल ना सके, लेकिन अल्टीमेटली ये एक पीनल ऑफेंस का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो उसकी लिमिटेशन नहीं होती। अब नहीं होगा 6 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद होगा। लेकिन आखिरी लफ्ज कहूंगा कि देखें अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है और इतनी ज्यादा हाईलाइट हो गई है, मेरा ख्याल है फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को, लीडर ऑफ द हाउस को और इलेक्शन कमीशन को भी और स्पीकर साहिबा को इस तरफ फौरी तवज्जो देना चाहिए। जी नुसरत साहब, ये तो जस्टिस तारक महमूद साहब का वर्जन है और उसी के साथ रेलिवेंट है हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम। दिलशाद साहब, अभी जस्टिस तारक महमूद साहब की बात आपने सुनी और वो तो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन 18वीं तरमीम के बाद मशकूक है। कोई टेक्निकल और कानूनी बात हमें भी बताएं इस सिलसिले में। नहीं, इस सिलसिले में गुजारिश है कि जस्टिस तारक महमूद साहब एक काबिल एहतराम शख्सियत रहे हैं। वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेंबर भी रहे हैं और उन्होंने असूल की बुनियाद पर इस्तीफ़ा भी दिया था और ये बहुत बड़ी उनकी तारीख़ी खिदमत थी जमहूरियत के हवाले से। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इस वक्त तो आइनी कानूनी जो पोजीशन है, 18वीं अमेंडमेंट की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल हो चुका है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 तक कोई भी इजलास इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का नहीं हो रहा। 19 अप्रैल के बाद जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हजरात हैं जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं और इलेक्शन कमीशन के वो इजलास में उनको वो नहीं आ रहे और उनके बारे में यही खबर है कि जब तक नया इलेक्शन की तश्कील नहीं हो जाती उस वक्त तक वो इलेक्शन कमीशन में के इजलास में वो नहीं आएंगे। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आपको अपने ज़राए से मिली है कि वो अभी तक अप्रैल के बाद जब से ये 18वीं तरमीम मंजूर हुई है वो इलेक्शन कमीशन में आए ही नहीं, ऑफिस में नहीं आए? नहीं, मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के किसी इजलास में नहीं आए। लेकिन फिर ये सारे जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं इस दौरान, नहीं, बाई इलेक्शन के बारे में यह है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन ऑर्डर 2002 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा मरहला पेश आ जाए तो चीफ इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो उसी अपने आइनी तहफ़्फ़ुज़ के तहत वो अपना जो है इलेक्शन कमीशन का वो काम कर सकते हैं। इसकी बाकायदा उनकी पावर दी गई है और उस पावर। अच्छा चले कंवर साहब, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जस्टिस तारक साहब भी ये कह रहे थे कि जैसे रास्ता है, सूरत हाल इतनी खतरनाक नहीं जैसे हमें नजर आ रही है। अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन की साख और उसकी आईनी और कानूनी हैसियत के बारे में इस वजह से कि इस वक्त उन्हें बड़ा हसास काम दरपेश है और वो है जाली डिग्रियां, उनको देखना, चेक करना और वो लोग जिनकी जाली डिग्रियां होती हैं उनको सजा दिलवाना, उनको प्रोसिक्यूट करना। नहीं, वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं जगह चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। जैसे मैंने बताया इलेक्शन ऑर्डर 2002 की एक शिक है 6AA, उसमें ये दर्ज है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर है, इख्तियारात हैं और वो हर मामलों को करने के उनको और ये सूरत हाल 18वीं तरमीम के बाद भी उसी तरह लागू होती है? उसी तरह है। बाकायदा वो जो आर्टिकल 6 दिया गया है इलेक्शन ऑर्डर 2002 में, तो उनमें चीफ इलेक्शन कमीशन की पावर को मुतय्यन कर दिया गया है। अच्छा कंवर साहब, अर्ज ये है कि चले आपके बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हमेशा ये पावर रही है, ये आपने रेलेवेंट वो भी कर दिया। डॉक्टर ईसा दाऊद पोता हमारे साथ हैं, आप माहिर तालीम हैं। 2003-04 से इन्होंने जाली डिग्रियों के बारे में शोर मचाना शुरू किया और इलेक्शन कमीशन को लिखा।
موسٹ ویلکم جی عیسیٰ داؤد پوتا صاحب، آپ فرمائیے آپ نے سب سے پہلے کب اپروچ کیا تھا الیکشن کمیشن کو؟ جیسے آپ نے کہا یہ 2003 اور 2004 میں اس زمانے میں اخبار میں بھی پڑھتا تھا، اب میں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ دیکھا گیا کہ میں نے جب چیف جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسن خان کو 2 خط لکھے تو ان کے ہاں سے کوئی جواب نہیں ملا. یہ میں نے اس لیے لکھے تھے کہ 3 MPs سندھ کے اس دوران ڈکلیئر کیے گئے تھے جعلی ڈگری کے ساتھ اور ان کو نکالا گیا. ان نے خود ریزائن کیا یا ان کو نکالا گیا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے ڈگریز کو کیوں نہیں چیک کیا، اور اس کا کوئی جواب نہیں ملا. اب کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے ہم دلشاد صاحب کو دیکھتے رہے ہیں ٹی وی پہ. میرے خیال میں اتنی زیادہ ٹی وی چینلز نے ان کو بلایا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ بریک کا وقت ہوا، یہاں سے جوڑیں گے کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کرنے لگے ہیں. آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.